नमस्कार साथियों, आज हम संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित दूसरे प्रैक्टिस पेपर पर चर्चा करेंगे। 125 प्रश्न हैं और बिल्कुल पिछले 4 पेपर हो चुके हैं जिनमें आपने भरपूर सहयोग दिया और आपने ये पाया कि पेपर का स्तर कुछ वास्तविक पेपर जैसा ही है। तो बिल्कुल आप इस पे लगातार बने रहें और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया था। मीरा ने श्रृंगार रस में अपनी लेखनी डुबोकर अपने भावों का प्रकाशन किया था, पर इस श्रृंगार में वासना की दुर्गंध भी नहीं आने पाई। यह कथन मीराबाई के संबंध में किस विद्वान का है? मैनेजर पांडे, डॉक्टर कृष्णलाल, राम कुमार वर्मा, प्रोफेसर रामेश्वर प्रसाद शुक्ल। तो ये राम कुमार वर्मा जी का कथन है और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि भक्ति काल में ऐसे कौन से कवि हैं जिन पर वासना का आरोप नहीं लगता है उनकी रचनाओं में। तो मीराबाई हैं वो। इस प्रकार से भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीतकालीन आचार्य व्याख्याता कोटि में नहीं आता है? कौन सा आचार्य व्याख्याता कोटि में नहीं आता है? तो केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, ये सभी व्याख्याता कोटि में आते हैं, परंतु बिहारी लाल इस कोटि में नहीं आते हैं और ये रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और रीतिकाल के भी प्रतिनिधि कवि हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से केशवदास की कौन सी रचना उनके आचार्यत्व को प्रमाणित करने में सहायक नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना केशव के आचार्यत्व को प्रमाणित करने में सहायक नहीं है? तो वो है रामचंद्रिका, जिसे छंदों का अजायब घर कहा था रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, क्योंकि इतने ज़्यादा अलंकार और इसकी इतनी संस्कृतनिष्ठ भाषा है कि इसको पढ़ना सुलभ नहीं है। कहा भी जाता है केशवदास जी के बारे में कि ये कठिन काव्य के प्रेत हैं, जो कि इन्हें इसी रचना के कारण कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि कवि को दीन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। यदि किसी कवि को आप विदाई नहीं देना चाहते हैं, उसकी फीस नहीं देना चाहते हैं, तो उससे केशव की पंक्तियों का अर्थ पूछ लीजिए, वह खुद ही भाग जाएगा। चौथा प्रश्न है, भूषण के समकालीन किस कवि को मिश्र बंधु विनोद में भूषण काल के अंतर्गत परमोत्तम कवियों में स्थान दिया गया है? भूषण के समकालीन किस कवि को मिश्र बंधु विनोद में भूषण काल के अंतर्गत परमोत्तम कवियों में स्थान दिया गया है, जिसे सुखदेव मिश्र ने भारी आचार्य कहा है? तो वो हैं कुलपति मिश्र, बिहारी लाल के भांजे। ये भी पूछा जाता है कि बिहारी के भांजे कौन है? तो कुलपति मिश्र। हालांकि रीतिकाल के जो 5 पेपर करवाए गए हैं उसमें मैंने ये बढ़िया से करवाया है, बार बार बताया है, ताकि परीक्षा में आए तो आंख मूंद के आप लोग लगा सकें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद द्वारा रचित नहीं है? वृंदावन मुद्रा, भावना प्रकाश, ब्रज निवास, विचार लीला। विचार लीला घनानंद द्वारा रचित नहीं है, ये रामदास स्वामी कोई थे, उन्हीं की रचना है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख स्थापनाओं और उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा विकल्प असुमेलित है? निम्नलिखित प्रमुख स्थापनाओं और उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा विकल्प असुमेलित है? 3 सुमेलित होंगे, 1 असुमेलित है। कलकत्ता बुक सोसाइटी 1833, कविता वर्धनी सभा 1870 बिल्कुल सही है। पेनी रीडिंग क्लब 1873,
ये सब पत्र पत्रिका वाले में आपको करवाया गया है। हिंदी विविध नाम से क्लास पड़ी हुई है, ज़रूर एक बार पढ़ें। ज़्यादा तो नहीं पर 10 से 11 नंबर उस केवल एक क्लास से आपको मिलेंगे। आप हिंदी का कोई भी पेपर देख लीजिए उठाकर। सदी समाज 1873 ईस्वी, तो ये तो सभी सही हैं, परंतु 1833 कलकत्ता बुक सोसाइटी नहीं, 1817 में स्थापना हुई थी डॉक्टर डेविड हरे के प्रयासों से। तो ये यहाँ पर असुमेलित है, क्योंकि कलकत्ता बुक सोसाइटी 1817 में स्थापित हुई थी। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा संस्मरण भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा संस्मरण भारतेंदु जी का नहीं है? सरयू पार की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ये सभी भारतेंदु के हैं, परंतु हिमालय की यात्रा महादेवी वर्मा जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध लेखक निबंध विधा की त्रयी में नहीं गिना जाता है? निबंध विधा की त्रयी में नहीं गिना जाता है तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, ये सब गिने जाते हैं निबंध त्रयी में, परंतु शुक्ल जी इसमें नहीं आते हैं। 9वां प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले ठाकुर जगमोहन सिंह हिंदी के पहले लेखक माने जाते हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन शुक्ल जी का है, पहला ही विकल्प सही है। प्राचीन संस्कृत साहित्य के रुचि संस्कार के साथ भारत भूमि की प्यारी रूपरेखा को मन में बसाने वाले ठाकुर जगमोहन सिंह हिंदी के पहले लेखक माने जाते हैं। यह कथन शुक्ल जी का है। 10वां प्रश्न है, भारतेंदु युगीन काव्य को आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा का काव्य किसने कहा है? बच्चन सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? भारतेंदु युगीन काव्य को आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा का काव्य कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ गगन गिल द्वारा रचित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ गगन गिल द्वारा रचित नहीं है? एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुद्ध, बंधेरे नहीं अंधेरे में बुद्ध, यह आकांक्षा समय नहीं, कितने प्रश्न करूं, ये डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। कितने प्रश्न करूं, डॉक्टर धर्मवीर भारती। बाकी ये तीनों ऊपर के गगन गिल के हैं। एक दिन लौटेगी लड़की, अंधेरे में बुद्ध, यह आकांक्षा समय नहीं। असुमेलित का चयन कीजिए। 12वां प्रश्न है, असुमेलित बताना है। अजनबीपन स्केलोवस्की, बिल्कुल इसको आप याद रखें। ये मत सोचें कि केवल गलत वाला बताना है। गलत आप तभी बता पाएंगे जब आपको सही पता हो। अंतर्विरोध क्लिंथ ब्रुक्स, प्रतीकवाद बादलेयर, विडंबना और विसंगति देरिदा। विडंबना और विसंगति देरिदा। तो विडंबना और विसंगति ये सिद्धांत दिया है डॉक्टर नामवर सिंह ने। बाकी सभी सही हैं। अजनबीपन स्केलोवस्की, अंतर्विरोध क्लिंथ ब्रुक्स, प्रतीकवाद बादलेयर। बहुरी नहीं आउना पत्रिका के संपादक कौन है? बहुरी नहीं आउना पत्रिका के संपादक दिनेश राम हैं। ब्रजभाषा की सबसे पुरानी ज्ञान कृति निम्नलिखित में से कौन है? ब्रजभाषा की सबसे पुरानी ज्ञान कृति निम्नलिखित में से प्रद्युम्न चरित है, जो कि रसखान के द्वारा लिखी गई है। भक्ति काल जब आपने पढ़ा होगा, लगभग 7 से 8 पेपर करवाए गए हैं,
टोटल 9 या 10 हैं, अभी और कराए जाएंगे। तो वहाँ पर आप इन सब कृतियों को सीरियल से पाएंगे। स्वर्गरोहण, स्वर्गरोहण महर्षि वेद व्यास, रुक्मणी मंगल तुलसीदास, भ्रमर गीत सूरदास। निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली ब्रज भाषा से संबंधित नहीं है? तो ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है, ग्वालरी भी कहा जाता है, मध्य देशी भी कहा जाता है, परंतु मैथिली नहीं कहा जाता। ये बिहारी हिंदी के तहत आती है अंतर्गत। नैनीताल जनपद की भुक्सा निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? भुक्सा, नैनीताल जनपद की भुक्सा निम्नलिखित में से किसकी उपबोली है? भुक्सा की बात आती है तो ब्रजभाषा की उपबोली है भुक्सा। द्वित्व व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है, द्वित्व व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है तो हमारी कौरवी यानी खड़ी बोली में द्वित्व व्यंजनों का अधिक प्रयोग होता है, जैसे नक्कार, उज्ज्वल, तो ये सब कौरवी यानी खड़ी बोली में प्रयोग होता है। महाराज विश्वनाथ सिंह कृत परम धर्म निर्णय, महाराज विश्वनाथ सिंह कृत परम धर्म निर्णय निम्नलिखित में से किस बोली में है? परम धर्म निर्णय बघेली में है और ये रचना है महाराज विश्वनाथ सिंह की। हालांकि बघेली का अपना कोई विशेष साहित्य नहीं मिलता है, बाकी सभी का मिलता है। लरिका गजब कैदिहिस, लरिका गजब कैदिहिस वाक्य किस बोली का है? तो ऐसा बोला जाता है अवधी भाषा में। चक्रपाणी हरि को निरख, चक्रपाणी हरि को निरख, ये प्रश्न पूछा गया था अभी हाल फिलहाल जो एकलव्य मॉडल वाला इस पेपर हुआ था, तो उसमें यही पंक्तियाँ थी। हालांकि वो क्वालिफाइंग वाले में था, जो 10 प्रश्न आते हैं, तो उसमें था, तो बहुत इशू नहीं था। लेकिन ये प्रश्न जब पूछा गया तो बहुत से लोग इसको ब्रज में या भोजपुरी में लगा के चले आए थे। चक्रपाणी हरि को निरख असुर जात भज दूर, चक्रपाणी हरि को निरख असुर जात भज दूर काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें परिकर अलंकार है। अलंकारों पर बहुत जल्दी पेपर आने वाला है, कुछ कारणों से मैं अभी पेपर नहीं ला पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग परेशान न होइए। आज से ही ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 आने वाली है, जिसमें लगभग 30 या 50 पृष्ठ डेली पढ़ाए जाएंगे। 300 पृष्ठ हैं। 6 से 7 दिनों में आप पूरा हिंदी साहित्य 80% कवर करेंगे, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। अगला प्रश्न है, थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे पलिकन ही हूँ परिहरि निमेखे अधिक स्नेह दे भई भोरी शरद शशि जनुचितव चकोरी। काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? थके नयनों से रघुपति की छवि को देखा जा रहा है और यहाँ पर श्रृंगार रस है। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता है। समास वाला अगर आपने 100 प्रश्न किया होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉपिक वाइज करवाने का मतलब यही है कि आपके उस टॉपिक पर एक मजबूत पकड़ बन सके। मक्खी चूस यानी मक्खी को चूसने वाला नहीं, अर्थात कंजूस। तो ये तो है। पतझड़, पतझड़ सिर दर्द मंद गति। तो और तो सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, परंतु सिर दर्द, सिर का दर्द यानी यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। इनमें से किस विद्वान ने वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या 14 मानी है? वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या 14 मानी है।
तो वे हरदेव बाहरी हैं। इन्होंने वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या 14 मानी है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद की बात आई है, हरिगीत का छंद है। परेशान न होइए, अभी थोड़ा और नज़दीक आने दीजिए परीक्षा। प्रतिदिन आपको प्रश्न मिल रहे हैं, लेकिन इसकी जब क्लास होगी आपके साथ तो आपको बहुत बढ़िया ट्रिक मिलने वाली है, ताकि आपको मात्रिक वर्णिक छंद कभी नहीं भूलेंगे। 25वां प्रश्न है। संज्ञा मात्र एक ही है, जातिवाचक संज्ञा। हम अध्ययन और समझदारी बढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए इसके भिन्न भिन्न प्रकारों की बातें करते हैं। यह कथन है किशोरीदास वाजपेयी का। ये परिभाषाएं हैं, सीधे पूछी जाती हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा आप वीडियो रोककर लिख लीजिए। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट और चौधरी ने किया था। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? ये कथन शुक्ल जी का है। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मूसें। पंक्तियों के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ए विकल्प सही है। किस कवि के काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है? छायावाद, प्रगतिवाद एवं अंतश्चेतनावाद का क्रमिक विकास मिलता है कहाँ? पंत जी के काव्य में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता हैं श्यामलाल गुप्त पार्षद। 30वां प्रश्न है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह अभिमत किसका है? नंदुलारे वाजपेयी जी का है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह अभिमत है नंदुलारे वाजपेयी जी का। उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है। अपने अपने अजनीब नहीं अजनबी है, जो कि मन्नू भंडारी का है। अपने अपने अजनबी मन्नू भंडारी। 55 खंभे लाल दीवारे ऊषा प्रियंवदा। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, सब लोग जानते हैं। हरिया हरकुलिस की हैरानी, ये मनोहर श्याम जोशी का है और यही उत्तर आधुनिक कथा शिल्प का उपन्यास है। सुधा और चंदर किस उपन्यास के पात्र हैं? उपन्यास के पात्रों में जब आते हैं तो सुधा और चंदर को लगभग सभी हमारे साथी जानते हैं। गुनाहों के देवता के ये पात्र हैं। धर्मवीर भारती का उपन्यास है, इस पर शायद फिल्म भी बन चुकी है। अगर पढ़ने का समय न मिले तो एक बार फिल्म जरूर देखिएगा। औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है। तो गोदान में, कर्मभूमि में, रंगभूमि में या गबन में? तो औद्योगिकरण का प्रभाव किसमें मिलता है?
उपन्यास वाला जो पोर्शन है, 2 पेपर अभी तक कराए गए हैं। पहला तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, परंतु दूसरा पेपर जो करवाया गया है उस पर आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी एक पेपर और है, वो कराया जाएगा, 100 प्रश्न है। ये है कि उसका स्तर थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। तो रंगभूमि में जिसका मुख्य पात्र सूरदास है, रंगभूमि में औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है। 34वां प्रश्न है, चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन किस लेखक का है? चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उक्त कथन आचार्य शुक्ल का है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? तो राहुल शंकरत्यायन जी ने कहा है। डी विकल्प सही है। भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया है? भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह कृष्णदेव उपाध्याय जी ने किया है। बी विकल्प सही है। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो जब आप लोग आदिकाल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बताया गया था भारत की ईश्वर कौन है। जब हमारे घर में सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है तो पंडित जी एक लेके आते हैं भगवान जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है। तो शालिग्राम कौन है? पूरे भारत के ईश्वर हैं, उन्हीं की पूजा होती है। तो शालिभद्र सूरी इसके रचयिता हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं ताकि वहाँ पर जब बहुत सारी रचनाएं होती हैं तो कन्फ्यूजन होना लाजमी है। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो जायसी को स्थान नहीं दिया गया है हिंदी नवरत्नों में। और रचनाकार भी पूछा जाता है तो मिश्र बंधु हैं, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। एक ऑप्शन और आता है कृष्ण बिहारी, तो कृष्ण बिहारी नहीं होंगे, श्याम बिहारी हैं। गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा की रचना है। और अगर रचनाकार पूछा जाए तो ये हाल कवि की रचना है। संदेश रासक, संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान या अद्दहमाण। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो सांकृत्यायन के नाम में सा आता है, तो ऐसा ही कुछ नाम दिया होगा। तो सिद्ध सामंत काल इन्होंने नाम दिया है। वीर गाथा काल शुक्ल जी ने कहा है। चारण काल, चारण काल किसने कहा है? चाजा आपको बताया गया था। आदिकाल जब किया गया है तो उसमें खूब बताया गया है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। नाथपंथ को सुव्यवस्थित रूप से किसने प्रदान किया? नाथपंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने प्रदान किया? गोरखनाथ जी ने किया। आदि प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ माने जाते हैं, परंतु सुव्यवस्थित रूप गोरखनाथ जी ने प्रदान किया है। पंजाब के निवासी थे, ये भी पूछा जाता है। गोरखनाथ पंजाब के निवासी थे। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो ये सरहपा की रचना है। आसान और कठिन हर तरह के प्रश्न आते हैं तो सभी को लेकर चला जाता है ताकि वास्तविक पेपर का अनुभव हो। ऐसा न लगे कि हवा हवाई बातें चल रही हैं या बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर बात चल रही है जिनका वास्तविक पेपर से कोई लेना देना ना हो। तो आप लोग स्वयं अनुभव करें, और अगर आपने जीवन में एक बार भी पेपर दिया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि क्या पेपर का स्तर
परीक्षा के लायक नहीं है या कुछ वैसा ही नहीं है। हालांकि यही पेपर छप के नहीं आ सकता है, परंतु प्रयास तो हम वैसा ही कर रहे हैं कि कुछ यही स्तर होगा। जैसा भी हो, आप लोग कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अन्य पेपरों को और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाता है। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात कही है। आगे चलते हैं। हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुकरी का साहित्यिक रूप प्रदान किया है? मुकरी की बात आते ही अमीर खुसरो आते हैं। मुकरी या पहेली, उलट बांसी में तो कबीर आएंगे। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है खुमाण रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। ये विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। रचनाकार अब नहीं बताए जाएंगे क्योंकि आदिकाल में हर प्रश्न पर बताया गया है। जितनी बार आया है, 5 पेपर मैंने कराए, लगभग 500 प्रश्न, तो हर बार मैंने बताया। अब नहीं बताऊंगा आदिकाल के किसी भी रचना का रचनाकार। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। ईसुरी किस लोक विधा के लिए विख्यात हैं? ईसुरी किस लोक विधा के लिए विख्यात हैं? तो जो होली के समय पे गाने गाए जाते हैं उनके लिए विख्यात हैं, जिन्हें फाग कहा जाता है। लोक साहित्य की दृश्य विधा क्या है? लोक साहित्य की दृश्य विधा क्या है? लोकगीत है, लोक कथा है, लोक गाथा है। कभी आपने गीत को देखा है? कथा को देखा है? ज़्यादातर आपने क्या देखा? पुराने समय से लोक नाट्य चल रहे हैं, लोग नाटक कर रहे हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये कविवर देव की पंक्तियां हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। जो बातें अभिधा में कही जाती हैं सबसे उत्तम है, लक्षणा में थोड़ा मध्य है, व्यंजना में सबसे अधम है, निम्न कोटि की बात है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? तो इससे याद रखें, निर्वैयक्तिकता एलियट का सिद्धांत है। बावनवां प्रश्न है, बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा। तो इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। भरा हुआ है हीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख, तो ये सब अतिशयोक्ति बातें हैं। काव्य का काम कल्पना में बिंब यानी इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है। काव्य का काम कल्पना में बिंब, इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है। बुद्धि के सामने कोई विचार लाना या कॉन्सेप्ट लाना नहीं है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। जयप्रकाश करदम किस विमर्श से संबंधित हैं? तो ये दलित विमर्श से संबंधित हैं जयप्रकाश करदम। संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? संप्रेषणीयता का संबंध किससे है? लास्ट में ये सा शुरू में आता है और ये लास्ट में सा आता है। आइए रिचर्ड्स संप्रेषणीयता का सिद्धांत दिए हैं। अस्तित्ववाद के प्रथम पुरस्कर्ता कौन है? तो कीर्कगार्ड, सारेन कीर्कगार्ड भी आता है। तो गार्ड का अस्तित्व क्या है? बना हुआ है, ऐसे याद रखेंगे। लोंजाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? लोंजाइनस ने औदात्य का मूलाधार किसे माना है? भाषा ज्ञान को, व्याकरण की जानकारी को या कवि की
प्रतिभा को लॉन्जाइनस ने काव्य का आधार माना है। लॉन्जाइनस ने औदात्य का मूलाधार माना है कवि की प्रतिभा का। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? अनुमति या अनुमति से सोच लीजिए कि जब हम किसी पर शंका हो जाए तो हम अनुमति नहीं देते हैं उसको कि तुम ये काम कर लो जाके। ऐसे याद रखेंगे, परीक्षा में गलत नहीं होगा। संकुक अनुमितिवाद। स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें। स्त्री विमर्श पर आधारित कृति तब्दील निगाहें किस लेखिका की रचना है? तब्दील निगाहें मैत्रेयी पुष्पा। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? अब देखिए, ये पंक्तियाँ लिखी हैं और सारे विकल्प लिखे हैं। किसी को पता है? यदि नहीं भी पता है तो आप विशेष वामन विशेष, पहला अक्षर वाह है, यहाँ भी वाह है, तो विशेषो गुणात्मा सूत्र किसने दिया? वामन ने दिया। तो परीक्षा में हमें प्रश्न सही करना है। अब इसकी व्याख्या करें और दुनिया की चीज़ें याद रखें, उससे बेहतर है सिंपल ट्रिक से सिंपल बातें याद रखें। हमें प्रश्न सही करना है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। 61वां प्रश्न है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं? व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं च्युत संस्कृति दोष। पाश्चात्य समीक्षा में कला के लिए सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक कौन है? कला के लिए का प्रबल समर्थक डॉक्टर ब्रैडले हैं। सी विकल्प सही है। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन और आचार्य दिए गए हैं। देखिए, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम, पा शब्द आया है पंडितराज जगन्नाथ। और काव्यासात्मा ध्वनि की बात कौन करते हैं? आनंदवर्धन करते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्यम, सहितो है भामा। तो अब तो ये तो हो गए, बचे वामन सौंदर्यम अलंकारः। तो अगर आपको एक दो पता है तो आप लगा ले जाएंगे और ऐसे ही याद रहेंगी चीज़ें। पहला ही विकल्प यहाँ पे सही है, बादा आशा। हालांकि यहाँ पे 2, फिर उसके बाद 4, सी का क्या है? पहला, और काव्यासात्मा ध्वनि तीसरा। पश्चिम के किस विचारक ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनः निर्माण माना है? तो अरस्तु हैं अनुकरण सिद्धांत देने वाले। जिसका इन्होंने अनुकरण का तात्पर्य नकल न मानकर पुनः सृजन तथा पुनः निर्माण माना है। क्रोचे के अव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? क्रोचे के अव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? शुक्ल जी ने किया है। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत आचार्य शुक्ल। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रसाद रामानुजाचार्य ने किया है? विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य जी ने किया है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य,
द्वैतवाद मध्वाचार्य। इसकी आपकी ट्रिक, इसके लिए आपको ट्रिक बताई भी गई है भक्ति काल में, शायद पहला या दूसरा पेपर जो करवाया गया था उसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? आचार्य शुक्ल ने किस रचना को ध्वनि काव्य माना है? सूरदास कृत भ्रमर गीत को आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य माना है। आलवार संतों की भाषा कौन सी थी? आलवार संतों की भाषा कौन सी थी? तो तमिल भाषा थी उनकी। एकमात्र महिला उसमें अंडाल थी, जिसका नाम गोदा या अंडाल मिलता है। ज़्यादातर अंडाल ही पूछा जाता है, अन्य नाम पूछा जाए तो गोदा बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किस रीति मुक्त कवि ने प्रेम मार्ग को तलवार की धार पे धावनो कहा है? 2 बार धा आया है, नाम में भी बोधा आ रहा है, तो यही है, इन्हीं की पंक्ति हो सकती है ये। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी, परि उदंड जिम धरनी तल, दशा न जाई बखानी। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है? तो ये अयोध्या कांड से संबंधित है। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचानी, परि उदंड जिम धरनी तल, दशा न जाई बखानी। अयोध्या कांड। 72वां प्रश्न है, हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह मान्यता किसकी है? आचार्य शुक्ल, आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इसका सी विकल्प सही है। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह मान्यता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। 73वां प्रश्न, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर बरवै चौपाई छंद बंध का प्रयोग हुआ है? तो नूर मोहम्मद रौस्तुल हकायक के रचनाकार बरवै चौपाई छंद का प्रयोग किया है। 74वां प्रश्न है, कत दिखाए कामिनी दई, कत दिखाए कामिनी दई, दामिनी को यह बाह। कत दिखाए कामिनी दई, दामिनी को यह बाह। ये सैयद गुलाम नबी रसलीन की पंक्तियां हैं। 75वां प्रश्न है, वल्लभाचार्य द्वारा चयनित कवियों में से इनमें वह विशिष्ट कवि कौन है जो उनसे दीक्षित नहीं था? तो कुंभन दास थे, सूरदास थे, फिर परमानंद दास आते हैं, फिर कृष्णदास आते हैं, परंतु नंददास उनसे नहीं, उनके पुत्र विठलनाथ से दीक्षित थे। 76वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेमाख्यान परक काव्यों में से कौन सी रचना प्रेमाख्यान होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है? सूफी मान्यताओं से भी भिन्न प्रकार की है, तो वो चंदायन है जो कि मुल्ला दाऊद की है। आगे के सुकवि रीझिए तो कविताई, आगे के सुकवि रीझिए तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। ये उक्ति किस कवि की है? तो बहाना कौन बनाता है? भिखारी लोग बनाते हैं जो भीख मांगने आते हैं, खूब झूठ बोलते हैं। तो ये पंक्ति भिखारी दास की है। आज काफ़ी सारी ट्रिकें आपको बताई गई हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा अभी जितनी भी बार आएंगी उतनी बार मैं बताता रहूँगा। हालांकि रचनाओं के लिए आपसे निवेदन है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ज़रूर पढ़ें, और हर जगह ऐसा नहीं है कि ट्रिक इतनी बता दी जाए कि ट्रिक के लिए भी ट्रिक ढूंढना पड़े, तो कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। परंतु
थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके मूल नाम से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रसलीन, रसलीन का क्या नाम है? सैयद गुलाम नबी रसलीन। अभी आया था, पूरा नाम लिखा था सैयद गुलाम नबी रसलीन। रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर को कहा जाता है। कलाधर जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। CADB, CADB सादावा लिखा हुआ है, दूसरा विकल्प सही है। 79 नंबर, 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार गोकुलनाथ हैं। फुलवा भार न लय सके, फुलवा भार न लय सके, कहे सखिन सो रोय, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय कबीरदास का दोहा है। फुलवा भार न लय सके, कहे सखिन सो रोय, ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होय। कालक्रमानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए। तो इनके लिए ट्रिक बनाई गई थी, हालांकि आदिकाल में अच्छे से बताई गई है। मृगावती, पद्मावती, मधुमालती, चित्रावली। 82 गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा, गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस रचना किस उद्देश्य से की है? तो स्वांतः सुखाय के लिए उन्होंने ये रचना की है। भाषा इंडिया किस कंपनी का पोर्टल है? पूछा जाता है, ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे। DSSB देने जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ पर तो 2 से 3 प्रश्न मिलते हैं। भाषा सीडक किस कंपनी का पोर्टल है? सीडक का है। पूर्वी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। छाव इसका ट्रिक है, छत्तीसगढ़ी अवधी बघेली। 85 स्वनिम का अर्थ है, स्वनिम का अर्थ है स्वनिम ध्वनिम, स्वनिम ध्वनिम, ध्वनि का अर्थ है स्वनिम का अर्थ है ध्वनि। शब्द को रूपिम, मात्रा को ग्रैफीम कहा जाता है। खलटाही का दूसरा नाम है, खलटाही का दूसरा नाम छत्तीसगढ़ी है। निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई विशिष्ट साहित्य नहीं है? तो वहाँ पर बघेली आता है। अभी एक कोई प्रश्न आया था तो उसमें हमने बताया था आपको। उच्चारण स्थान की दृष्टि से या वर्ण है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से या वर्ण क्या है? इचुएस तालु, छोटी बड़ी, चा वर्ग और या और ये वाला सा, ये सभी तालव्य से उच्चारित होते हैं, तालु से उच्चारित होते हैं। 89 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से एक तथ्य असत्य है। एक तथ्य असत्य है, 3 सत्य हैं, एक असत्य है। कर्मवीर पत्र के संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं। कर्मवीर पत्र के संपादक पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, ये गलत है। पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी, आजकल पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित होती है। बाकी सही है, दूसरा गलत है। नब्बे नंबर पे आ गए हैं। हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान युक्त अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक थे। हिंदी के प्रथम सर्वाधिक आधुनिक
ज्ञान विज्ञान युक्त, अनुशासन प्रिय और अनेक भाषाविद संपादक थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आजकल के लोग थोड़ा सा जान गए दो भाषाएं तो उछलने लगते हैं। ये अनेक भाषाविद संपादक थे और अच्छे से ध्यान रखिए। इन्हें कपास की खेती करने वाला भी कहा गया था क्योंकि इन्होंने बहुत योगदान दिया हिंदी को सुधारने में। लाठी शब्द का अर्थ सहारा। लाठी शब्द का अर्थ सहारा अर्थ विकास की किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है? अर्थापकर्ष, अर्थोत्कर्ष, मूर्तिकरण, अमूर्तीकरण। तो लाठी का जो सहारा कहा जाता है कि एकमात्र सहारा है, तो ये अमूर्तीकरण के तहत कहा जाता है। यहाँ पर डी विकल्प सही है। 92 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? खूब आया है 343। सागर क्षेत्र की बोली है। सागर क्षेत्र की बोली कौन सी है? बुंदेली भाषा बोली जाती है। बुंदेलखंड में क्योंकि आता है, किनारा है बगल में हमारे उत्तर प्रदेश के जस्ट झांसी के बगल में। रीति विज्ञान कृति के लेखक हैं। रीति विज्ञान कृति के लेखक हैं डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। बादाम शब्द हिंदी में किस रूप में प्रचलित है? बादाम शब्द किस रूप में प्रचलित है? तो ये विदेशी शब्द के रूप में प्रचलित है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस ईस्वी सन में हुई थी? 1961 में हुई थी। बी विकल्प सही है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्टता समझ सकता है। यह परिभाषा कामता प्रसाद गुरु की है, खूब पूछी जाती है। भाषा वह साधन है। आप एक कीवर्ड बनाइए कि भाषा वह साधन है। साधन क्या होता है? गुरु हमारे लिए साधन है और भाषा वह साधन है कौन लिखेगा? जिसके नाम में गुरु होगा तो वो कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा हो जाएगी। प्रश्न नहीं गलत होना चाहिए और चाहे जो हो जाए। इसके लिए आप इसी तरह से स्वयं भी चीज़ों के लिए ट्रिक बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन जब आप 10 से अधिक बार 20 से अधिक बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो खुद ही रिकॉल होने लगेगा। संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक कौन थे? संरचनात्मक भाषा विज्ञान के जनक लेनार्ड ब्लूमफील्ड थे। सी विकल्प सही है। निराला की रचना निरालाकृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का प्रेरणा स्रोत है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा नामक प्रसिद्ध रचना का स्रोत क्या है? रामचरितमानस, कृतिवास रामायण, वाल्मीकि रामायण या अध्यात्म रामायण। तो ये इसका जो प्रेरणा स्रोत है तो वो कृतिवास रामायण है। और निराला जी का एक छंद है शक्ति पूजा छंद, उनका स्वयं का मौलिक छंद है जिस पर ये रचना लिखी गई। तो ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, लगता है शक्ति पूजा छंद तो हमने कभी सुना नहीं, तो ऐसा नहीं है। शक्ति पूजा छंद निराला जी का मौलिक छंद है जिस पर ये रचना की गई। 25 प्रश्न इसके बाद और बचेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। बिल्कुल सही बात है। ऐसे याद रखें, सीरियल पूछा जाता है चिवकिया।
चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार, यामा। ये 4 रचनाओं के आधार पर इन्हें ज्ञानपीठ मिला। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य पर अपने योगदान को लेकर दिया जाने लगा। इन 4 के बाद किसी भी रचना विशेष को आधार बनाकर ज्ञानपीठ नहीं दिया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इस बार विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है, दिमाग में रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? 1936 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी ने की थी। काव्य क्षेत्र में इनमें किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया है? काव्य क्षेत्र में इनमें से किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया है? प्रयोगवाद पर 100 से 125 प्रश्न हैं, बहुत जल्द करवाया जाएगा। वहाँ पर इनके लिए ट्रिक बताई जाएगी कौन किस में है। तो दुष्यंत कुमार किसी भी सप्तक में नहीं आते हैं। इसमें भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कौन रहा है? भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कवि कौन रहा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आते हैं भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में। शैल निर्झर न बना हतभाग्य 104। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जलनिधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाषंड। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये इतनी बार पूछा गया है और इतनी बार मैंने भी पूछ लिया कि नींद में जगा के भी पूछा जाए तो मैं बता दूंगा कि इसका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास जी के लिए कहा है हजारी प्रसाद जी ने। ये भी पूछा जा सकता है किसके लिए कहा गया है। 106 केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध कविताएं माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा किस काव्य संकलन में संग्रहित हैं? माझी न बजाओ बंसी माझी न बजाओ बंसी और बसंती हवा फूल नहीं रंग बोलते हैं में संग्रहित है। सी विकल्प सही है। अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण। अध्यात्म रामायण का खड़ी बोली में रूपांतरण फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध किस रचनाकार ने किया था? तो सदल मिश्र जी ने किया था। सदल मिश्र और लल्लू लाल ये वहाँ भाषा मुंशी के पद पर कुछ दिन क्लर्क के नाम पर भी ये लोग वहाँ नियुक्त थे। वहाँ पर जो आधुनिक काल वाला पेपर है तो उसमें कई चीज़ें हैं ये सब, तो ध्यान दीजिएगा वहाँ पर। सहर अब भी संभावना है। सहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? दुष्यंत कुमार की रचना है ये। निम्नलिखित कवियों में से कौन एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात है? उपनाम के लिए हिंदी विविध वाले में बहुत सारे जितने हैं हिंदी में महत्वपूर्ण, उन जो पूछे जाते हैं या पूछने लायक हैं तो उनको सबको दिया गया है। एक बार अगर आप वहाँ से पढ़ लेंगे, चैनल में ढूंढिएगा हिंदी विविध नाम से, तो वो पढ़ा हुआ है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मेरठ में बोली जाती है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी से हुआ है। ध्यान रखिए BGKD ये दिमाग में रहे, ब्राह्मी गुप्त कुटिल देवनागरी।
पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऊपू ओष्ठ याद रखें। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास वर्तमान चेन्नई में है। आलाखंड का रचयिता कौन है? आलाखंड का रचयिता कौन है? तो वो जगनिक है, जिसे परमाल रासो भी कहा जाता है। राजा परमाल के आश्रय में रहकर इन्होंने लिखा था। निम्न में से कौन अलवार महिला संत है? तो अभी आया था और मैंने बताया भी था, अंडाल। तुलसीकृत काव्य कृष्ण काव्य कौन सा है? तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो कृष्ण तो सब में लगा है, परंतु जो रचना है कृष्ण की, तुलसीदास की कृष्ण काव्य पर, कृष्ण गीतावली है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति संत रविदास या रैदास जी की है। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? रीतिबद्ध कवि नहीं है मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। ऋतकाल के 500 प्रश्न करवाए गए हैं और 2 से 3 प्रश्न, 4 प्रश्न जो भी पूछे जाएंगे उसके बाहर नहीं पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप आइडिया लगा सकते हैं। और टेलीग्राम में कल आप लोगों से कुछ पूछा गया था, जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है, अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं पढ़ा दूंगा। उसकी एक प्लेलिस्ट बन जाएगी। लगभग डेली 30 से 40 पन्ने अगर पढ़ाए जाएंगे, 1000 पन्ने के आसपास है, तो 50 कर दिया जाएगा तो वो 20 दिन में ख़त्म हो जाएगी। जैसा हो आप लोग बता दीजिएगा। पूछा क्या गया है, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है? रीत से बंधा हुआ कौन है? मतीराम, केशवदास, चिंतामणि ये रीत से बंधे हुए हैं, परंतु घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दिशदेव ये सभी रीति मुक्त हैं। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? श्रीधर पाठक भारतेंदु मंडल से नहीं है। इनमें से कौन सा नाम सही है? इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो ध्यान दीजिए, ये अभी टीजीटी या पीजीटी में आया था 2021 में। हमारे गुरुजी ने भी गलत किया था, तो जो हमको हाई स्कूल में पढ़ाया करते थे। तो सही नाम ये है तार सप्तक। बाकी दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये जो तार लगा है ये तार सिर्फ पहले में है और पहले में पहला नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और ये नाम तो पूरी तरह से गलत है। तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये आया था 1943 में। ये आया 8 साल बाद 51 में। फिर उसके 8 साल बाद 59 में तीसरा सप्तक। उसके बाद आया 1979 में, 1979 में चौथा सप्तक। अमुने गिरा प्रभा, तार सप्तक की ट्रिक बताते हैं, बाकी सभी बाद में। अमुने गिरा प्रभा, ये कवियों के पहले नाम से ये ट्रिक बनाई गई है। तो इसको आप लोग कवि नाम से मैच करिए और बताइएगा कि कितने कवि तार सप्तक में है। तो 7 सभी के नाम आप लिखिए। अमुने गिरा प्रभा, अज्ञेय मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, और जो हैं उनको आप लिखेंगे। 21वां है 121। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था, वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी युक्तियाँ कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक हैं। कबीर के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था, वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी युक्तियाँ कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक हैं।
प्रासंगिक नहीं अप्रासंगिक हैं, और ये बात कही है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास लिखा 1986 में। संतो मगन भया मन मेरा, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिश सदा एक रस लागा, दिया दरीबा डेरा। यह पद प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि द्वारा रचित है? संत रज्जब की ये पंक्तियाँ हैं। नैनावत नामक प्रेम कहानी के रचनाकार हैं। नैनावत, कन्हावत, पद्मावत, अखरावत सभी के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अंतिम 2 प्रश्न बचे हैं। विद्वानों द्वारा बताई गई सूरदास रचित ग्रंथों की संख्या के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प रामकुमार वर्मा ने सूरदास के ग्रंथों की संख्या 16, मुंशी राम शर्मा ने 15, ब्रजेश्वर वर्मा ने 14 बताई है, परंतु शुक्ल जी ने 4 या 9 बताई है, इसलिए ये विकल्प गलत है। वस्तुतः सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरदास ही लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। यह कथन किस आलोचक का है? ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बिल्कुल पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखें। और साथियों, कैसी लगी क्लास आप हमें ज़रूर बताएं। 10 सेकंड समय निकालिए और कमेंट करिए, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हम अपने प्रश्नों में और बेहतर गुणवत्ता लाते हैं, ताकि आपको परीक्षा के लिए अति संभावित प्रश्न प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिल सके। आप सभी साथी टेलीग्राम से हमसे ज़रूर जुड़ें, और जो नए साथी हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो कोई पोस्ट करता हूं तो आपको ज़रूर प्राप्त हो। संबंधित जानकारियां मैं टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, उस पर जुड़ जाएं। कोई भी समस्या हो आपको परीक्षा से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित, तो आप ज़रूर निसंकोच पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।